आप सभी का स्वागत है। आज हम अकबर के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ाया था। उसमें मैंने डिटेल से पढ़ाया और साथ साथ जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के बारे में भी जानकारी हमने दिया था। पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको बता दें। बीपीएससी का एग्जाम 27 दिसंबर को 100% होगा। कारण है कि 65वीं बीपीएससी का मेंस चल रहा है और 64वीं का इंटरव्यू चल रहा है। तो आप मान लीजिए कि 100% एग्जाम होने जा रहा है। जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं वह पूरे मन से इसकी तैयारी करें। दूसरा है एनटीपीसी, रेलवे का जो एग्ज़ाम होने वाला था आरआरबी का, वह भी एग्ज़ाम समय पे ही होगा। सरकार ने कमर कस लिया है और वह एग्ज़ाम लेगा। आप उसकी तैयारी मन से करें। आज हम अकबर के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जो जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में उसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। कभी कभी पूछता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। ईस्वी सन पूछ लेता है तो 1542 याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था तो राणा बीरसाल के महल में, अमरकोट में। अमरकोट हमेशा प्रश्न पूछता है कि कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे, तो अमरकोट में, राणा बीरसाल के महल में। अकबर की माँ का नाम जो था हमीदा बानो बेगम था। इन्हीं के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ था। हमीदा बानो बेगम से हुमायूं ने विवाह तब किया था जब वह शेर शाह सूरी से हार गया और निर्वासन जीवन सिंध में व्यतीत कर रहा था। वहीं पे इसने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था और इन्हीं के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ था। कभी कभी अकबर की माँ का नाम भी पूछ लेता है, इसलिए याद रखिएगा हमीदा बानो बेगम। बचपन का नाम अकबर का जो था वह जलाल था। कभी कभी पूछ देता है कि बचपन में अकबर का नाम क्या था, तो जलाल था। राज्याभिषेक 15 फरवरी 1556 ईस्वी में पंजाब के कलानौर में हुआ था। याद रखिएगा पंजाब के कलानौर। कभी कभी ये पूछ देता है कि किस जगह पर राज्याभिषेक अकबर का हुआ था, तो पंजाब के कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। कब? 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। शिक्षक जो थे अकबर के अब्दुल लतीफ़, जो ईरानी विद्वान थे, ये इसके अकबर के शिक्षक थे। लेकिन अकबर जो था पढ़ा लिखा नहीं था। कहा जाता था कि अंगूठा छाप था। मतलब जितने भी मुगल शासक हुए हैं उसमें सभी विद्वान शासक हुए, लेकिन एक अकबर ही ऐसा था जो अशिक्षित था। यह भी जान लीजिए, कहीं कहीं पूछ देता है प्रश्न में। लेकिन इसके शिक्षक के रूप में अब्दुल लतीफ़ के बारे में कहा जाता है कि अकबर के ये शिक्षक थे और ईरानी विद्वान थे। अकबर जब राज्याभिषेक हुआ था उसका, और जब वह गद्दी पे बैठा था तो उसने एक उपाधि लिया था। उपाधि था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। कभी कभी अकबर के द्वारा जब गद्दी पर बैठा जाता है और जो उपाधि लिया जाता है उसके बारे में प्रश्न पूछता है, तो याद रखिएगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। जितने भी बादशाह हुए हैं मुगल सल्तनत में, जितने, चाहे वह बाबर हो, हुमायूं हो या अकबर हो या जहांगीर हो या शाहजहां हो, चाहे औरंगजेब हो, इन सभी ने जब गद्दी पर बैठा तो कोई ना कोई उपाधि लिया है। उस उपाधि से भी प्रश्न पूछता है। खासकर अकबर और औरंगजेब ने जो उपाधि लिया हो तो बार बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी इसके संरक्षक था। चूंकि जब इसके पिता की मृत्यु हुई थी तो कहा जाता है कि यह 14 से 15 वर्ष के बीच का था, यानी यह 14 वर्ष से कुछ ज़्यादा उम्र का था। तो उस समय इसे उतनी जानकारी प्रशासन के बारे में नहीं था। तो हुमायूं ने इसका एक संरक्षण जो है घोषित कर रखा था, बैरम खां। यह भी सिया था और इसी के संरक्षण में जो है अकबर कार्य कर रहा था। चूँकि हुमायूं दिन पनाह में जो बनाया था पुस्तकालय, उसके सीढ़ियों से गिरकर अचानक मृत्यु हो गई, तो गद्दी तो खाली रखा नहीं जाएगा। तो तुरंत ही आनन फानन में अकबर को बैठा दिया गया। और अकबर जैसे ही बादशाह बना तो उसके लिए भी कोई संरक्षक होना चाहिए, क्योंकि कम उम्र का लड़का प्रशासन कैसे चलाएगा। इसलिए बैरम खां जो सिया था उसको इसका संरक्षक नियुक्त किया गया। और यह जो है 1556 से 1560 तक इसका संरक्षण बना रहा। बैरम खां जो था वो बदखसा का निवासी। कभी कभी पूछता है कि बैरम खां कहाँ का निवासी था, तो बदखसा का निवासी था। और इसको खानी बाबा की उपाधि अकबर ने दिया था। किसको? प्यार से बैरम खां को खानी बाबा के नाम से कहकर अकबर पुकारता था। कभी कभी पूछता है कि अकबर बैरम खां को किस नाम से प्यार से पुकारता था, तो खानी बाबा के नाम से वह पुकारता था। इसको भी याद रखेगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई थी। प्रथम लड़ाई तो आपको पता ही है बाबर के साथ हुआ था 1526 ईस्वी में। किसके बीच? इब्राहिम शाह लोदी और बाबर के बीच। और दूसरी लड़ाई जो है अकबर और हेमू के बीच होगा। इसमें क्या होता है कि हेमू हार जाता है। कहा जाता है कि इसके आंख में अचानक एक तीर लग जाता है और बैरम खां जो है इसको गिरफ्तार कर लेता है। उसका सर जो है यहाँ से कलम कर देता है। अगर इसको तीर नहीं लगा रहता तो यह जीत जाता, तो हिंदू फिर से शासक
बन जाता है हेमू, और पूरे जो है जो दिल्ली सल्तनत के बाद जो मुगल सल्तनत स्थापित हुआ था उस पर वह एक हिंदू शासक के रूप में स्थापित हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसको एक तीर लग गया और इसके कारण यह घायल हो गया। बाद में जो है बैरम खां द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। 15 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरे युद्ध हुआ था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ये पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये पड़ता है हरियाणा में एक जगह है, वहीं पे पानीपत है, वहीं पे यह युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। यह भी पूछता है कि किंग के बीच हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच। कब? तो 1556 ईस्वी में। कौन जीता? तो अकबर जीता। कौन हारा? तो हेमू हारा। बैरम खां की हत्या जो है मुबारक खां पाटन में कर देता है 1561 में। होता यह है कि मुबारक खां के पिता की हत्या जो है बैरम खां के द्वारा कर दिया जाता है, तो इसी का बदला जो है मुबारक खां जो है लेता है। बैरम खां के जो है पाटन में छुरा मारकर इसकी हत्या कर देता है 1561 में। और एक और बात बताते हैं, बैरम खां भले ही अकबर का संरक्षण था, लेकिन जैसे ही बैरम खां मरता है उसकी पत्नी से जो विवाह जो है अकबर कर लेता है। अकबर का विवाह जो हुआ है मुख राजाओं की लड़कियों से हुआ है, जिसमें जो है राजपूत शासक भी कई रहे हैं, उनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। कहा जाता है कि इसके हरम में 5000 जो है रानियां थी। अब इस रानी का ये क्या करता था, आदमी 1-2 विवाह करता है तो उसी में परेशान रहता है पूरे जीवन, और ये जो है 5000 विवाह किया था। कैसे, मतलब क्या कहें, उनके साथ ये कैसे रहता था। हरम एक व्यवस्था ही मुगल काल में स्थापित कर दिया गया था, और जो भी युद्ध में जो भी महिलाएं या लड़की पकड़ी जाती थी, पहले राजा जो है उनमें से कुछ से विवाह कर लिया जाता था और उनको हरम में डाल दिया जाता था, और हरम की जो सुरक्षा की जिम्मेवारी था हिजड़े को दिया जाता था। अब हिजड़ा को क्यों दिया जाता था ये आप भी समझ सकते हैं। तो आदमी 1-2 विवाह से परेशान रहता है, ये 5000 विवाह किया था, इतिहास ये कहता है। इसमें इसने बैरम खां की पत्नी से भी विवाह कर लिया था जो इसका संरक्षण था, और इसके उम्र का अंतर जो था बैरम खां की पत्नी और अकबर के बीच जो है 15 साल का अंतर था। अकबर 15 साल छोटा था बैरम खां की पत्नी से, फिर भी इसने विवाह किया था। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। हरम दल से मुक्ति जो है 1562 में अकबर को मिल गया था। अकबर की एक धाई माता थी जो जब बैरम खां की मृत्यु हो गया 1561 में, तो उसने प्रशासन पे अपना एक तरह का वर्चस्व स्थापित कर लिया था, जिसे पेटीकोट का शासन भी कहा जाता था। तो इससे जो है अकबर को मुक्ति मिला 1562 ईस्वी में। धाय माँ थी, उससे इसको मुक्ति मिला 1562 ईस्वी में। अकबर के द्वारा एक दूसरी लड़ाई लड़ा गया था, हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और वह 18 अकबर ने बहुत सारी लड़ाइयाँ को लड़ा और कई सारे क्षेत्रों को जीता। इसके बारे में हम डिटेल से एक वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें किस राजा से कब अकबर की लड़ाई हुई और कौन सेनापति का नेतृत्व, सेना का नेतृत्व कर रहा था, इसके बारे में हम डिटेल से एक वीडियो में ही आपको पढ़ाएंगे, जिसके बारे में आपको क्रम से जानकारी हो जाएगा कि अकबर ने कब कौन सी लड़ाई या किस किस राजा से लड़ा। आज हम मुख आपको जानकारी इस वीडियो में दे रहे हैं। तो एक चर्चित लड़ाई था हल्दी घाटी का युद्ध। इसमें मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप, पहले ये अकबर का मित्र था, लेकिन जब अकबर छोटे छोटे राजाओं को अपने अधीन कर रहा था तो इसने महाराणा प्रताप को भी कहा कि तुम मेरे अधीन आ जाओ। तो ये महाराणा प्रताप को खराब लग गया, क्योंकि अकबर का मित्र था महाराणा प्रताप। अब मित्र को कहिए कि तुम मेरे गुलाम बन जाओ तो वो कभी नहीं बनेगा। महाराणा प्रताप भी इसी तरह का था। अकबर ने भेजा कि तुम मेरे जो है संरक्षण में आ जाओ, अब महाराणा प्रताप इस बात को नहीं माना, जिसके कारण 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हो गया। क्योंकि महाराणा प्रताप का क्षेत्र जो था वह छोटा था और अकबर का काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, सेना भी काफ़ी बड़ा था अकबर का, तो स्वाभाविक सी बात है महाराणा प्रताप हार जाएंगे। तो इस युद्ध में जो था महाराणा प्रताप हार गए। और महाराणा प्रताप की जो सेना का नेतृत्व था वह कर रहा था हकीम खां सूर। इसको याद रखिएगा, कभी कभी इसमें पूछ देता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो महाराणा प्रताप के तरफ से हकीम खां सूर जो है इसका नेतृत्व कर रहा था। और हकीम खां सूर की सेना में अफगान फौजी भी शामिल थे और भील जनजाति होता है राजस्थान में और कई भारत में, जैसे राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी है, झारखंड में भील एक जनजाति होता है, वह भी जो था महाराणा प्रताप की तरफ से इस युद्ध में लड़ रहा था। दूसरी तरफ अकबर की सेना का नेतृत्व जो था हल्दी घाटी में मान सिंह एवं आसफ खां कर रहे थे। अब समझ लीजिए, एक राजपूत से ही दूसरे राजपूत को अकबर लड़वा रहा था। कितनी उसकी मतलब सोच
जो थी वो आप समझ लीजिए कि एक राजपूत दूसरे राजपूत के क्षेत्र को जीत के अकबर को सौंपता था। अब मानसिंह जो था वह राजपूत था और वह जो था महाराणा प्रताप के क्षेत्र को अकबर के अधीन लाने के लिए जीतने के लिए गया था। जैसे घर में होता है ना, दो भाई हैं, जैसे विवाह होता है उससे पहले दोनों भाई के बीच प्रेम रहता है, जैसे ही विवाह होता है खटास शुरू हो जाता है। वही इन राजपूतों के साथ था। पहले जो भारत का अधिकतर शासक जो थे वो राजपूत ही थे, जिनको हम क्षत्रिय कहते थे प्राचीन समय में। बाद में राजपूत हो गए, क्योंकि क्षत्रिय में भी 16 विभाग में बट गया, उसके बारे में हम कभी डिटेल में पढ़ाएंगे। तो अब जो है राजपूत हो गए। अब राजपूत ही राजपूत को हराते थे, इसी का फायदा जो है मुगल सल्तनत भी उठाया और दिल्ली सल्तनत के शासक भी उठाए। इसी में मानसिंह था, खुद राजपूत था और खुद जो है महाराणा प्रताप के क्षेत्र को कब्जा करने के लिए गया था अकबर के अधीन लाने के लिए। आप समझ लिए कितना अकबर तेज था और प्रशासन जो है किस तरह से वह करता था, यहाँ के लोगों को लड़ा कर ही उस क्षेत्रों को कब्जा करता था, अपने क्षेत्र विस्तार करता था। यही अलाउद्दीन खिलजी भी अपने समय में किया करता था। चलिए, इसका कभी कभी सेना का नेतृत्व पूछ लेता है, तो अकबर का जो सेनापति था वह मानसिंह था हल्दी घाटी के युद्ध में, और आसफ खां था, और राणा प्रताप का जो था हकीम खां सूर्य था, सेना का नेतृत्व कर रहा था। अब जो है महाराणा प्रताप का मृत्यु हो जाता है 19 जनवरी 1597 ईस्वी में, जब यह 51 वर्ष की इसकी अवस्था थी। कहा जाता है कि एक धनुष का परचंचा ये चढ़, जैसे धनुष होता है अब उसमें परचंचा होता है, तो उसके चढ़ाने के दौरान जो है उसका तीर जो है इसके सीना में लग गया और उसी से महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। कभी कभी कब मृत्यु हुई तो इसका कालक्रम पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। हाँ, जब हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप हार गया था तो अपना एक राजधानी बनाया था डुगुरपुर के निकट चावर में, इसने अपना नया राजधानी बनाया था। कभी कभी पूछ देता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में हारने के बाद महाराणा प्रताप कहाँ अपना राजधानी दूसरा बनाया था, तो डुगुरपुर के निकट चावर। चावर प्रश्न में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। राजस्थान पीसीएस होता है, राजस्थान में कोई टीचर का एग्जाम होता है, उसमें ये महाराणा प्रताप के बारे में बड़ी डिटेल में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें ये जो है चावर भी पूछ लेता है कि हल्दी घाटी में हारने के बाद महाराणा प्रताप ने दूसरी राजधानी कौन सा बनाया था, तो चावर बनाया था। इसको याद रखिएगा। अब जो है महाराणा प्रताप की तो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका बेटा आएगा, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाद में महाराणा प्रताप का जो मेवाड़ का क्षेत्र होता है वह मुगल सल्तनत के अधीन हो जाता है, उसका जब बेटा आएगा। तो उसके बाद जो अकबर के बाद जो है जहांगीर बनेगा, शाहजहां बनेगा, तो कोशिश करता है और मिला भी लेता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। समुद्र को अकबर कब देखा था, ये भी प्रश्न बार बार पूछता है। तो जब गुजरात विजय के लिए गया था तो वहीं पे पुर्तगालियों से मिलने के क्रम में अकबर ने समुद्र को देखा था। ये कई बार प्रश्न को पूछ लेता है कि अकबर ने समुद्र को कब देखा था, तो याद रखिए गुजरात विजय के दौरान जब पुर्तगाली से मिलने गया तो वहीं पर अकबर ने समुद्र को देखा। अब जो है दीन ए इलाही धर्म भी चलाया था। कौन चलाया था? अकबर। ये याद रखिएगा, पूछता है कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, तो अकबर ने चलाया। और इस धर्म को सबसे पहले कौन स्वीकार किया, तो बीरबल ने स्वीकार किया था। इसका बचपन का नाम जो है महेश दास नामक ये ब्राह्मण था। महेश दास इसके बचपन का नाम था और यह एक ब्राह्मण था। इसी ने अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। देखिए अकबर के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, कोई भी योजना चलाया गया है, किस ईस्वी में चलाया गया है, उसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता है, इसके बारे में भी हम एक वीडियो में आपको बताएंगे क्रम से, ताकि जब एग्जाम में आए तो आप जो है उसको आसानी से याद रखिए। अकबर की एक उपाधि लिया था, जैन धर्म के जैनाचार्य थे हरि विजय सूरी। इसको अकबर ने एक उपाधि लिया था। कई बार पूछता है कि हरि विजय सूरी किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। इसको अकबर ने क्या उपाधि दिया था, तो जगत गुरु का उपाधि दिया था। इसको याद रखिएगा, जगत गुरु का उपाधि दिया था। अकबर ने अपने राज दरबार में सूर्य उपासना को शुरू कराया। कारण था कि अकबर की बहुत सारी रानियां थी, वह राजपूत थी यानी हिंदू थी। जब उसने हिंदू राजाओं की पुत्री से विवाह किया तो उसका असर तो उसके ऊपर होना था। इसीलिए जो है सूर्य उपासना के बारे में अकबर को थोड़ा समझ आया कि नहीं, सूर्य उपासना करने से फायदा ही होता है। तो इसने क्या किया, दरबार में सूर्य उपासना शुरू करवा दिया। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है और यह जटिल प्रश्नों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सूर्य उपासना के बारे में अकबर शुरू कराया या कहीं भी डिटेल में नहीं मिलता है। और कभी कभी यही डाल देता है कि किस मुगल शासक के समय सूर्य उपासना उसके दरबार में शुरू किया गया। तो लड़के जो हैं इसको समझ नहीं पाते हैं और कभी कभी ये जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब लगा देते। याद रखिएगा अकबर के समय शुरू हुआ। कारण था कि इसने कई हिंदू राजाओं की लड़कियों से विवाह किया था, यानी इसकी कई रानी जो थी वह हिंदू थी।
तो इसलिए जो है इसके ऊपर जो प्रभाव है हिंदू धर्म का भी पड़ा था। ये होली जो है बड़ी उत्साह से खेला करता था, दिवाली मनाया करता था, ये उस जमाने में भी अकबर जो है किया करता था। आप समझ लीजिए कि कितना इसके ऊपर प्रभाव था। जब्ती प्रणाली की शुरुआत जो है अकबर द्वारा की गई थी। कई बार ये प्रश्न पूछता है कि जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो लोग सिर से सूली लगा देते हैं लड़के अधिकतर, लेकिन याद करिएगा कि जब्ती प्रणाली अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था 1580 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया गया था। राजा टोंडरमल ये अकबर का दीवान था, खत्री जाति का था। यही टोडरमल जो है 10 साला व्यवस्था की शुरुआत किया था। कभी कभी पूछता है कि किसके समय में 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था शुरू किया गया था, तो अकबर के समय शुरू किया गया था। अकबर का दीवान था राजा टोंडरमल, उसके द्वारा ही यह शुरू किया गया था। कभी कभी टोंडरमल के बारे में पूछ जाता है, उसके जाति के बारे में, तो जान लीजिए वो खत्री था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन, यह भी ब्राह्मण था, ये प्रसिद्ध संगीतकार था। कहा जाता है तानसेन जब कोई गाना गाता था तो उसका प्रभाव तुरंत ही मस्तिष्क पे पड़ता था। कहा जाता था कि वह गाने के द्वारा वर्षा करा दिया करता था। अगर कोई सूखा क्षेत्र है, वर्षा नहीं हो रहा है, तो तानसेन जब गाता था तो उसके गाने के कारण जो है उस क्षेत्र में वर्षा हो जाता था। ऐसा इतिहासकार कुछ लोग कहते हैं, इतिहासकार का ऐसा मानना है, और ये प्रूफ भी हो चुका है कि संगीत में इतना शक्ति होता है कि अगर मन से उसको गाया जाए तो प्रकृति जो है उस संगीत पे झूमने लगते हैं। यानी जब तानसेन जब गाता था तो कहा जाता है कि वर्षा होने लगता था, या कुछ इतिहासकार ये मानते हैं। चित्रकार अब्दुल समद, दसवंत और बसावन, ये 3 चित्रकार थे अकबर के समय। अब्दुल समद, दसवंत और बसावन। खासकर प्रश्नों में दसवंत और बसावन के बारे में पूछा जाता है कि ये किसके दरबार में थे चित्रकार, तो याद रखिएगा अकबर के दरबार में थे। गायक था तानसेन था, प्रमुख इसका गायक था। बाज बहादुर था, बाबा रामदास था और बैजू बाबरा था। कहा जाता है कि बाबा रामदास से मिलने के लिए अकबर स्वयं उनकी कुटिया में गया था। उसने भेजा था अकबर ने कि मेरे यहाँ आए हो मेरे दरबार में, लेकिन ये गए नहीं थे रामदास। और कहा जाता है कि इनका गाना सुनने के लिए अकबर स्वयं जो है उनके कुटिया में गया था। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी गायक का गाना सुनने के लिए कोई उतना बड़ा शासक जो है उसके कुटिया में जाए। तो ये है रामदास, इनकी गाना को सुनने के लिए अकबर स्वयं गया था। तो ये 4 गायक हैं जिनके बारे में पूछा जाता है कि किसके समकालीन है, किसके दरबार में है। तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बाबरा, इनके बारे में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि ये किसके दरबार में रहते थे, या इनके ये किसके समकालीन थे, किस मुगल शासक के समकालीन थे। शासन व्यवस्था की प्रमुख व्यवस्था थी मनसबदारी प्रथा। इसी मनसबदारी प्रथा के द्वारा अकबर जो है धन को एकत्रित करता था। यानी कृषि से लगान वसूलने की जो व्यवस्था थी मनसबदारी प्रथा के द्वारा ही अकबर जो है लगान वसूलवाता था और उसी से इतने बड़े प्रशासन को चलाता था। यह इसकी एक सुदृढ़ व्यवस्था थी। अकबर के समकालीन सूफी संत सलीम चिश्ती, इनके बारे में आप जानते ही हैं। अभी भी वर्तमान में लोग चादर चढ़ाने के लिए सलीम चिश्ती दरगाह पे जाते हैं। तो यह अकबर के ही समकालीन थी। यानी अकबर की मृत्यु जो है 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुआ था और इसको दफनाया गया था सिकंदराबाद में, जो आगरा के निकट है। यानी अकबर की मृत्यु के बारे में पूछता है तो 1605 ईस्वी में। कहा जाता है कि इसके पेट में जो है दस्ती हो गया था। दस्त होने के कारण जो है, अधिकतर दस्त होने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। किसी लड़ाई में नहीं मरा था। इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ा, इतना युद्ध जीता, इतनी सारी लड़ाइयों में भाग लिया, लेकिन इसकी मृत्यु जो है पेचिश से हुई थी। ये कहा जाता है कि इसकी मृत्यु किससे हुई थी? पेचिश से 1605 में। और इसको दफनाया गया था सिकंदराबाद में, जो आगरा के निकट था। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अकबर से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके बारे में हम बताएंगे। और उसके बाद हम जो डिटेल में जो प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में, उसको भी देखेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।